आप सभी का मैथ नोट्स के इस YouTube चैनल पे स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग अध्याय 5 समांतर श्रेणी को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर को समझने से पूर्व हम इसके कुछ शब्दों के अर्थ को समझते हैं। इसमें कुछ शब्द का प्रयोग होता है जिसके बारे में हमें जानना जरूरी है। साथ में से आप नोट्स भी करते चले, लिखते भी चले। सबसे पहला टर्म इसमें हम लोग जो जानेंगे अनुक्रम। अनुक्रम क्या है? फर्स्ट नंबर में है अनुक्रम। इसको इंग्लिश में सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये अनुक्रम है। तो इसके बारे में जानेंगे अनुक्रम क्या होता है। तो इसको लिख सकते हैं कि संख्याओं का समूह संख्याओं का ऐसा समूह जो पूर्व की वस्तुओं या संख्याओं का अनुसरण करें। जो पूर्व की संख्याओं का अनुसरण करें। यानी इस प्रकार के संख्या का समूह लिखा हुआ हो, ठीक है, जो पहले के संख्याओं का अनुसरण करता हो। तो इस प्रकार के समूह को अनुक्रम कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं। जैसे यदि हम कहें कि ये 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरह से यदि लिखा हुआ है तो यहाँ क्या देख रहे हैं, जैसे 4 के बारे में कहे तो ये पूर्व के वस्तु का अनुकरण कर रहा है। ठीक है, 2 से ये 4 हुआ तो किस प्रकार हुआ? तो कितना का अंतर? 2 का अंतर है। अगला भी 4 से 6 हुआ तो इसमें 2 का अंतर है, तो अगला में भी 2 का अंतर है, इसके बाद वाला में भी 2 का अंतर है। हर एक टर्म में क्या 2 का अंतर है। तो ये पहले वस्तु के बीच में, पहले संख्या के बीच में जो अंतर था उसी अंतर को ये फॉलो कर रहा है। तो इस प्रकार के समूह को अनुक्रम कहते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है श्रेणी। सेकेंड नंबर में इसे नोट डाउन करेंगे, श्रेणी। ठीक है, श्रेणी या फिर इसको श्रेणी भी कहते हैं। श्रेणी या फिर श्रेणी, और इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोग्रेशन। ठीक, इसका 2 नाम है, श्रेणी या फिर श्रेणी, और इंग्लिश में इसको प्रोग्रेशन कहते हैं। तो इसके बारे में जानेंगे कि क्या होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक अनुक्रम जिसके सदस्य एक विशिष्ट नियम जिसके सदस्य एक विशिष्ट नियम का अनुसरण करते हैं, श्रेणी कहलाता है। ठीक है, यदि एक ऐसा अनुक्रम दिया रहे जो ऊपर वाला में सीक्वेंस हो, जो एक विशिष्ट नियम का अनुसरण करे, तो वो क्या कहलाता है? श्रेणी कहलाता है। ठीक है, अब श्रेणी कहने का मतलब अब इसको किस प्रकार समझेंगे। जैसे यदि हम कह दें कि यहाँ पे 5 है, इसके बाद 10 हो गया, ये 15 हो गया, ये 20 हो गया, ये 25 हो गया, ये 30 हो गया, तो इस प्रकार के यदि एग्जाम्पल है तो ये श्रेणी के अंतर्गत आएगा। कौन सा नियम फॉलो करा है? तो यहाँ प्लस का नियम लग रहा है। जैसे 5 से 10 हुआ तो कहेंगे +5 हुआ, 10 से यदि 15 हुआ है तो कहेंगे +5 हुआ है, 15 से यदि ये 20 हुआ है तो यहाँ भी कह सकते हैं ये इसके बीच +5 का अंतर है, तो यहाँ +5 के नियम का फॉलो कर रहा है, तो ये श्रेणी के अंतर्गत आएगा। इसके बाद यदि दूसरा एग्जाम्पल ले कहें, 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 32 है, ठीक है, तो इस प्रकार यदि लिखा हुआ तो ये भी श्रेणी या फिर श्रेणी के अंतर्गत आएगा। क्यों आएगा? कौन सा नियम फॉलो कर रहा है? तो यहाँ 2 से 4 जो बना है किस प्रकार बना है? तो 2 से 4 कह सकते हैं। यहाँ पे 2 से 4 2 में गुना करेंगे 4 आ जाएगा। 4 से 8 हो गया, किस प्रकार हुआ? तो 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। 8 से यदि 16 का बात करेंगे किस प्रकार हुआ? तो कहेंगे 2 में गुना करेंगे। 16 से 32 हुआ तो ये किस प्रकार हुआ? तो 2 से गुना करने पे हमको 32 मिल रहा है।
तो यहाँ पे गुना के नियम को फॉलो कर रहा है, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, श्रेणी या फिर श्रेणी के अंतर्गत ये आएगा। ठीक है, या फिर कह सकते हैं हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं तीसरा एग्जाम्पल के रूप में, जैसे कह दे यदि हम कहें कि 20 है, 10 है, 5 है, 2.5 है, इस तरह से। तो 20 से 10 हुआ देख रहे हैं कम रहा है घट रहा है, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि ये भाग कर देंगे पहला टर्म में। 20 में 2 से भाग करें 10 हो जाएगा, 10 में 2 से भाग करेंगे तो हमको 5 मिल जाएगा, 5 में 2 से भाग करेंगे तो हमको 2.5 मिल जाएगा। तो इस प्रकार के अनुक्रम सीक्वेंस जो एक नियम को फॉलो करता है, नियम के अनुसार जो लिखा गया है, तो ये श्रेणी या फिर श्रेणी के अंतर्गत आता है और इसको इंग्लिश में प्रोग्रेशन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग अगले टर्म की तरफ। अगला जो टर्म है वो लिखेंगे हम लोग समांतर श्रेणी। थर्ड नंबर में नोट डाउन करेंगे समांतर श्रेणी। इसको इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। मेटिक प्रोग्रेशन जी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो इसके बारे में लिखेंगे ये क्या होता है। तो इसके बारे में लिख सकते हैं कि संख्याओं का ऐसा अनुक्रम, ठीक है ना, संख्याओं का ऐसा अनुक्रम, ऐसा अनुक्रम जिसके किसी भी दो लगातार पदों, किसी भी दो लगातार पदों का अंतर, लगातार पदों का अंतर, किसी भी दो लगातार पदों का अंतर नियत हो, समांतर श्रेणी कहलाता है। ठीक है, संख्याओं का ऐसा अनुक्रम जिसके किसी भी दो लगातार पदों का अंतर नियत हो, समांतर श्रेणी कहलाता है। जैसे यहां समझेंगे हम लोग, जैसे कहे यदि 5 है, 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया, 30 हो गया, डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से यदि लिखा हुआ, तो इसके दो पद, जैसे पहला पद 5 है, दूसरा पद 10 है, तो इस दोनों पद के बीच का अंतर यदि ज्ञात करेंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ से यदि लेते हैं तो एक 20 और 25, ये दोनों पद यदि लेते हैं तो इस दोनों पद के बीच का अंतर कितना है, तो इस दोनों पद के बीच का अंतर भी कितना है, 5 है। यानी कोई भी दो को लगातार टर्म यदि लिया जाएगा, पद लिया जाएगा, तो उसके बीच का अंतर यदि समान है तो वो समांतर श्रेणी के अंतर्गत आएगा। तो ये किस में है, समांतर श्रेणी में। यदि दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, जैसे कहे 4 है, 8 है, 12, 16, 20, 24, इस तरह का यदि एग्जाम्पल लिया जाए तो ये किस में आएगा, समांतर श्रेणी में आएगा। क्यों, क्योंकि पहला और दूसरा पद 4 और 8 के बीच का अंतर 4 है। ठीक है, 12 और 16 लगातार पद है, इसके बीच का भी अंतर 4 है। 20 और 24 लगातार पद है, इसके बीच का अंतर भी कितना आ रहा है, 4 चला आ रहा है। तो ये समांतर श्रेणी के अंतर्गत होगा, एपी के अंतर्गत होगा। यदि कहे 5 है, 10 है, 20 है, 40 है, 80 है, तो क्या इसके पद के बीच का अंतर समान है। तो यदि हम अंतर निकालते हैं तो पहला दूसरा पद के बीच का अंतर कितना है, तो 5 है। ठीक है, इसके बाद दूसरा और तीसरा पद के बीच का अंतर कितना है, तो 10 है। तीसरा और चौथा पद के बीच का अंतर कितना है, 20 है। अंतर ये समान नहीं है, बढ़ता हुआ जा रहा है, तो ये एपी में नहीं होगा, यानी अर्थात ये समांतर श्रेणी में नहीं है। लेकिन ये श्रेणी में है, क्यों है, क्योंकि 5 से 10 हुआ तो किस प्रकार 10 हुआ है, तो ये गुना 2 है। 10 से 20 हुआ है तो किस प्रकार हुआ, तो ये गुना 2 है। 20 से 40 हुआ किस प्रकार हुआ, गुना 2 हुआ। तो ये श्रेणी में है, लेकिन ये समांतर श्रेणी में नहीं है। समांतर श्रेणी क्या कहता है, ये अनुक्रम दिया हुआ है, ठीक है ना, अनुक्रम दिया हुआ है, और उस अनुक्रम में जो समांतर श्रेणी का नियम है कि अनुक्रम दिया रहेगा, उसके बीच कोई भी पद ले लेंगे तो उसके बीच का अंतर समान होना चाहिए। और श्रेणी क्या कहता है कि कोई भी अनुक्रम एक विशेष नियम का पालन करता है,
ठीक, जैसे ऊपर वाला भी तुरंत बताएं श्रेणी एक अनुक्रम जो एक विशेष नियम का पालन करता है श्रेणी कहलाता है। या गुणा का नियम फॉलो करे, प्लस का नियम फॉलो करे, भाग का नियम या फिर घटाव का नियम, किस कोई भी नियम के अनुसार यदि वो लिखा हुआ तो श्रेणी के अंतर्गत आएगा। और समांतर श्रेणी उसका अंतर समान होना चाहिए तभी वह समांतर श्रेणी में होगा। ये इन सभी टर्मों को ध्यान में रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको समझ जाएंगे तो इसके बाद क्वेश्चन इस पे बनाना आसान होगा। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट। अगला पॉइंट में हम लोग संकेत के बारे में जानेंगे कि एपी में कौन कौन सा संकेत यूज करते हैं, उसके बारे में हल्का सा परिचय करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कुछ संकेत। इसमें फर्स्ट पॉइंट में यदि हम लोग कहें कि संकेत के बारे में, तो एपी में जो पद दिया रहता है, एपी में जो पद रहता है तो उसको हम लोग है जो T1 T2 T3 उसी को लिखते हैं हम लोग कि एपी के पदों को T1 कॉमा डालेंगे T2 T3 T4 डॉट डॉट या A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट से निरूपित करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कह दे यदि 1 3 5 7 9 11 डॉट डॉट डॉट, तो यदि इसमें हम लोग बात करें तो इसमें यदि कहें कि A1 या T1, A1 कितना है तो 1 है, A2 कितना है तो 3 है, ठीक है। A5 की बात करेंगे, A5 कितना है तो A5 9 है, ठीक है। तो ये सभी क्या है, इस एपी के पद को व्यक्त करने का तरीका, या तो A1 के द्वारा व्यक्त करें या फिर हम लोग इसी को T1 भी लिख सकते हैं। T5 कितना है तो T5 9 है, ठीक है। A1 या T1 किसी भी के द्वारा हम लोग इसके पद को इंडिकेट करेंगे। T1 का मतलब टर्म, 5 का मतलब पांचवा पद, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा पद कौन है 9, तो 9 लिख देंगे यहाँ पे। तो कोई भी एपी का पद जो रहता है उसको T1 T2 T3 T4 डॉट डॉट इस तरह से लिखेंगे, या फिर उसी को A1 A2 A3 A4 इससे निरूपित हम लोग करते हैं। अगला पॉइंट, एपी के सार्व अंतर। एपी के सार्व अंतर, इसको इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस कहते हैं। एपी के सार्व अंतर को डी से सूचित करते हैं, ठीक है। सार्व अंतर को डी से सूचित करते हैं। और सार्व अंतर बराबर क्या होता है, ठीक है ना। यदि इसके बारे में हम लोग फॉर्मूला, एक सार्व अंतर, तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा, सार्व अंतर क्या होता है तो दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद, ये हम लोग कह सकते हैं। अर्थात इसका मतलब T2 माइनस T1, ठीक है ना। ये सार्व अंतर का डिफरेंस हो जाएगा, T2 माइनस T1। पदों का अंतर ही सार्व अंतर होता है। कोई भी दो पद रहेगा, जैसे एपी ऊपर वाला ही लेते हैं तो यहाँ यदि इसका डी निकालते हैं तो यदि डी हम बात करेंगे T2 माइनस T1, दूसरा पद कितना है तो 3 है और पहला पद 1 है, 3 में से 1 जाएगा 2, तो सार्व अंतर क्या होगा 2 हो जाएगा। जरूरी नहीं कि दूसरा में से पहला पद ही घटाए। यदि हम लोग बात करें T5, यदि 5 लेते हैं तो इसके पहले वाला पद यानी 4, T5 माइनस T4, कोई भी पद लेंगे तो उसके पहले वाले पद का अंतर सार्व अंतर होता है, ठीक है। तो पांचवा पद इसमें कितना है तो 9 है, और चौथा पद कितना है तो 7 है, तो 9 में से 7 जाएगा, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये सार्व अंतर होता है, कॉमन डिफरेंस, इसे हम लोग डी से सूचित करते हैं। उसके बाद अगला टर्म में आएंगे, अगला जो पॉइंट होगा उसको याद रखेंगे, किसी एपी के पदों का योगफल, किसी एपी के पदों का योगफल को SN या S से सूचित करते हैं, S से सूचित करते हैं। कोई भी एपी है तो उसके पद का यदि योगफल हमको
दर्शाना रहेगा तो उसके लिए हम लोग एसएन संकेत का प्रयोग करते हैं, या फिर एस से भी हम लोग सूचित करते हैं। एसएन का मतलब पद का योगफल हो जाएगा यहाँ पे, और डी का मतलब कॉमन डिफरेंस, कोई भी दो पद का लगातार दो पद का अंतर, ये कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। अब पद को हम लोग T1 T2 T3 T4 या फिर A1 A2 A3 A4 से हम लोग सूचित करते हैं। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, एपी के प्रकार। एपी के प्रकार, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि एपी के दो प्रकार होते हैं। इसके दो प्रकार हैं। इसके कितने प्रकार है? तो दो प्रकार है। तो उसमें पहला एक है आपका परिमित एपी। परिमित एपी, तो परिमित एपी क्या होगा? इसके बारे में कह सकते हैं कि जिस एपी के पदों की संख्या निश्चित हो। जिस एपी के पद का संख्या निश्चित हो वह परिमित एपी होगा। निश्चित करने का मतलब उसका अंतिम पद हमको ज्ञात हो, ठीक है ना, अर्थात उसका अंतिम पद ज्ञात हो, अंतिम पद ज्ञात हो, मालूम हो, तो उस प्रकार के एपी को परिमित एपी कहेंगे। जैसे कहें 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, 16 है, ये किस प्रकार का एपी है? तो परिमित एपी है, क्योंकि इसका पहला पद 2 से स्टार्ट है और अंतिम पद 16 है। अंतिम पद इसका हमको ज्ञात है, ठीक है, तो अंतिम पद कितना है? 16 है। तो इस प्रकार के एपी को परिमित एपी कहेंगे। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल यदि लेते हैं हम लोग 4, 6, 8, 10, 12, तो इसका भी अंतिम पद हमको ज्ञात है। अंतिम पद इसका कितना है? 12 है। तो इस प्रकार के एपी को परिमित एपी कहा जाएगा। पद की संख्या भी निश्चित है। इसमें कितने पद है तो इसको गिन सकते हैं। इसमें टोटल 5 पद है, ठीक है, ये 5 पद वाला आपका एपी है। तो इस प्रकार के एपी को परिमित एपी कहेंगे जिसमें पद निश्चित हो, अर्थात उसका अंतिम पद ज्ञात हो। दूसरा जो एपी है आपका अपरिमित एपी। अपरिमित एपी, इसके बारे में लिख सकते हैं कि जिस एपी के पदों की संख्या निश्चित नहीं हो, निश्चित न हो, अर्थात उसका अंतिम पद ज्ञात न हो, ठीक है, यानी उसका अंतिम पद हमको नहीं मालूम है कि अंतिम पद उसका क्या होगा, तो इस प्रकार के एपी को अपरिमित एपी कहेंगे। जैसे में यदि हम लोग बात करें 3, 6, 9, 12, 15 ... इस तरह से दिया हुआ, तो इसमें कितने पद है हमको नहीं मालूम है, इसका अंतिम पद ज्ञात नहीं है, क्योंकि इसके बाद अगला 18, 21 इस तरह से आगे बढ़ते हुए जाएगा। तो इस प्रकार के एपी को अपरिमित एपी कहेंगे। यदि दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, कहते 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, ... इस तरह से आगे यह बढ़ता जाएगा। तो इस प्रकार के एपी को अपरिमित एपी कहेंगे, अर्थात इसमें पद की संख्या हमको ज्ञात नहीं है कि इसमें कितने कुल पद हैं। तो एपी दो प्रकार का हो जाएगा आपका, एक परिमित मतलब जिसमें पद की संख्या निश्चित हो, जिसका अंतिम पद ज्ञात हो, परिमित एपी के अंतर्गत आएगा वो, और अपरिमित जिसके पद की संख्या हमको ज्ञात नहीं है, अर्थात उसका अंतिम पद हमको नहीं मालूम है, तो ये अपरिमित एपी के अंतर्गत ही आ जाएगा। अब इसके बाद आते हैं हम लोग सूत्र पे। इस एपी को बनाने में कौन कौन से सूत्र का प्रयोग हम लोग करेंगे उसको हम लोग जानते हैं। सूत्र, तो सबसे पहला यदि हम लोग बात करेंगे तो पद ज्ञात करना। कोई भी एपी दिया हुआ रहेगा तो उसमें यदि पूछ दे कि पद निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, तो यहाँ लिखते हैं किसी एपी के पद
ज्ञात करने का सूत्र। किसी एपी के पद ज्ञात करने का सूत्र अर्थात टीएन। तो टीएन बराबर क्या फॉर्मूला जानेंगे तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये टीएन का फॉर्मूला है, पद ज्ञात करने का ये फॉर्मूला है। ठीक है, कोई भी एपी दिया रहेगा उसमें यदि पूछ दे इसका 10वां पद क्या होगा, 15वां पद क्या होगा, 25वां पद क्या होगा, तो इस फॉर्मूला से हम लोग निकालेंगे। अब इसमें जानेंगे टीएन मतलब हो गया पद, ए का मतलब क्या होगा, तो यहाँ लिख सकते हैं कि जहां ए का मतलब प्रथम पद से है, कोई भी एपी का पहला पद है। एन का मतलब पद की संख्या, जिस पद के बारे में पूछेगा 5वां पद ज्ञात करना है तो एन बराबर 5 हो जाएगा, 10वां पद ज्ञात करना है तो एन बराबर 10 हो जाएगा। और डी का मतलब जानते हैं कॉमन डिफरेंस, या इसी को सार्वधांतर भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सार्व अंतर हो जाएगा आपका। ये पद ज्ञात करने का फॉर्मूला है, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। उसके बाद दूसरा जो फॉर्मूला इसमें आता है आपका एपी के पदों का योगफल, पदों का योगफल। ठीक है, तो योगफल के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग एस एन। योगफल को पद एपी के पदों के योग को हम लोग एस एन से सूचित करते हैं। तो एस एन बराबर क्या फॉर्मूला होता है, तो एस एन बराबर होता है एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये एस एन का फॉर्मूला, एस एन बराबर एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन का मतलब पद की संख्या, ए प्रथम पद हो जाएगा, डी क्या है, सार्वंतर है। इसी को हम लोग एक दूसरा तरीका में भी लिख सकते हैं, एन बाई टू इंटू, इस टू ए को लिख सकते हैं ए प्लस ए एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ से क्या हमको पता चल रहा है, ये जो आपका यहाँ से यहाँ तक जो टर्म दिया गया है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ किसका किसके बराबर है, टी एन के बराबर। तो एन बाई टू इंटू ए प्लस टी एन। ठीक है, यहाँ टी एन का मतलब क्या हो जाएगा, अंतिम पद। तो इस फार्मूला का भी यूज हम लोग पद के योगफल को ज्ञात करने में करेंगे। तो इसका मेन रूप से दो ही फार्मूला है आपका एपी का, इन दो फार्मूला को ध्यान में रखेंगे। अब इस फार्मूला पे कुछ क्वेश्चन को भी समझ लेते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार देता है। जैसे यदि कहें 2 4 6 8 10 12 डॉट डॉट का 10वां पद ज्ञात करें, 10वां पद ज्ञात करें, तो हमको यहाँ से क्या पूछ रहा है, पद की संख्या निकालना है। कौन सा पद, 10वां पद। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे हम लोग यहाँ ए, तो ए किसको कहते हैं, एपी के पहला पद को। इसका प्रथम पद कौन है, 2 है। डी बराबर क्या जानते हैं, कोई भी दो पद का अंतर लगातार T2 माइनस T1, तो 4 में से 2 जाएगा, अंतर कितने का है, 2 का। एन बराबर कितना लेंगे, कौन सा पद के बारे में पूछ रहा है, 10वां पद, तो एन बराबर 10 हो जाएगा। फार्मूला का यूज करेंगे, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन के जगह पे 10 रखेंगे तो ए प्लस 10 माइनस वन इंटू डी, अर्थात इसको हम लोग कह सकते हैं ए प्लस 9D। जहाँ ए का मान कितना है, 2 है, 9 गुना डी कितना है, 2 है। 2 प्लस 9 में 2 का गुना करेंगे 18, 18 2 20, ये 20वां पद इसका हमको ज्ञात हो जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यदि दे दे 7 का 25वां पद ज्ञात करें, 25वां पद ज्ञात करें, तो इसको किस प्रकार हम लोग निकालेंगे, किस प्रकार सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ए का मान कितना है, ए किसके बराबर है, तो ए 7 के बराबर है। डी क्या है, तो दो पद का अंतर T2 माइनस T1 यदि लेते हैं तो 11 माइनस 7 यानी कितना है, डी कितना है, 4 है। एन बराबर कितना हम लोग यूज करेंगे, 25, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा है 25वां पद ज्ञात करना है। तो
टी एन बराबर फार्मूला ये लिखेंगे हम लोग ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ 25वां पद पूछ रहा है तो सीधे यहाँ एन के जगह पे 25 यदि पुट करेंगे हम लोग तो 25 में से एक जाएगा तो ए प्लस 24D, यानी ये 25वां पद का हमको फार्मूला ज्ञात हो गया। ए के जगह पे 7 है, 24 और डी के जगह पे कितना आया 4 आया, तो 7 प्लस 24 में 4 का गुना करेंगे, 24 चौक 96, 7 6 13 3 हाथ मेरा 1 9 1 10 अर्थात 103 जो होगा इसका 25वां पद होगा। ठीक है, तो यहाँ से एक बात और ध्यान रखेंगे हम लोग, जैसे यदि क्वेश्चन में हमको T10 के बारे में पूछेगा तो इसका हम लोग डायरेक्ट फार्मूला के रूप में a प्लस 9D यूज कर लेंगे, क्योंकि n के जगह पे यदि हम लोग 9 पुट करते हैं, इसके जगह 9 पुट करेंगे तो 10 पुट करेंगे, 10 में से एक जाएगा 9D चलाएगा। ठीक है, फार्मूला से यदि हम लोग बनाते हैं, इसको अरेंज करते हैं तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए के जगह पे a रहेगा, n के जगह पे 10 पुट करेंगे, 10 माइनस 1D, 10 में से एक जाएगा तो 9, अर्थात इसको लिखेंगे a प्लस 9D। ठीक है, उसी प्रकार यदि कोई पूछते T25 बराबर क्या होगा जी, 25 यदि है तो उससे एक कम a प्लस 24D, ये याद रखेंगे। T15 के बारे में पूछेगा तो 15 है तो उससे एक कम तो a प्लस 14D हो जाएगा। T यदि 20 के बारे में पूछेगा तो a प्लस 20 से एक कम यानी 19D हो जाएगा। T36 के बारे में पूछेगा 36वां पद तो एक कम यानी a प्लस 35D। इसी तरह से है जो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको। तो पद इस प्रकार याद करेंगे। और एक क्वेश्चन देख लेते हैं पद का योगफल। जैसे क्वेश्चन यदि हम दे दे, कहें 3 6 9 12 15, ठीक है, 18 21 का योगफल ज्ञात करें, का योगफल ज्ञात करें। इसका हमको योगफल ज्ञात करना है, तो योगफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसका a ज्ञात करेंगे। a 3 है, d कितना है, पद का अंतर 6 में से 3 जाएगा, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। योगफल निकालना है तो n का मान कितना है, टोटल कितने पद है, तो इसको गिन सकते हैं क्योंकि ये आसान है, लिखा हुआ है। तो यहाँ पे 2 2 4 2 6 और 1 7, n बराबर कितने हैं 7 है। ठीक है, आसानी से ये निकल जाएगा, n बराबर 7। तो एस एन फार्मूला यूज करेंगे, एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन के जगह पे 7 है तो 7/2, 2a के जगह पे 3 है, a के जगह पे 3 प्लस n के जगह पे कितना पुट करेंगे 7 माइनस 1 और d के जगह पे कितना है 3 है। तो यहाँ 7/2, 2 में 3 का गुना करेंगे 6 प्लस 7 में एक जगह 6 दिया 18, तो 7/2 गुना 18 6 24, 2 से भाग लगाएंगे 12 बरसते 84, यानी इसके पद का जो योगफल होगा 84 हो जाएगा। यदि दूसरा फार्मूला का यूज करते हैं हम लोग, दूसरा में क्या लिखा है, n/2 इंटू a प्लस टी एन जहाँ क्या है अंतिम पद है, तो n बराबर कितना है 7, तो 7/2, a पहला पद और अंतिम पद 21, तो 7/2, 21 में 3 जोड़ेंगे 24, 2 से भाग लगाएंगे 12 बरसते 84, 84, ये आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार भी हम लोग है जो इसका योगफल ज्ञात करेंगे। इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे और इसे रिवाइज करेंगे। इसका विशेष जो क्वेश्चन है जो हम लोग अगले प्रश्नावली में देखेंगे, तब तक इन सभी का आप रिवीजन कीजिए और इसे स्मरण में रखें।